हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवांश ऑनलाइन स्टडी। तो साथियों, यूकेपीएससी प्रवक्ता संवर्ग यूकेपीएससी प्रवक्ता के लिए हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और जिसका कि आज हमारा जो आज का लेक्चर है अरस्तु। तो अरस्तु हमने इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं। आज अरस्तु से रिलेटेड पार्ट सेकंड है जो कि प्रवक्ता पॉलिटिकल साइंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं प्रवक्ता पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर और जो आयोग का नवीनतम पैटर्न आपको देखने को मिला है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। सेम जैसे जिस पैटर्न पर आधारित आयोग यूकेपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग प्रश्न पत्र आपको इससे पूर्व में दिखाई दिए हैं अन्य परीक्षाओं में, तो सेम उसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं इसमें। तो इसमें देखिएगा आज का जो पार्ट 2 है इसमें हम लोग देखेंगे। जो पहला है आज का टॉपिक अरस्तु के विषय में विधि का शासन। तो जो अरस्तु के विचार हैं, जो ये पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, तो इसमें देखिए इनका विधि का शासन के अकॉर्डिंग, तो देखिए इसमें विधि का शासन पहला पॉइंट है, अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के विपरीत विधि के शासन को महत्व दिया है। तो इन्होंने अपने इनके जो गुरु हैं प्लेटो, इनके विपरीत विधि के शासन को महत्व दिया है। सेकंड है, अरस्तु के अनुसार विधि युग युग के अनुभव की संचित निधि है। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार विधि वासना रहित विवेक है। तो अरस्तु के अनुसार विधि वासना रहित विवेक है। यह किस पाश्चात्य राजनीतिक विचारक का कथन है? तो यह अरस्तु का कथन है। नेक्स्ट, अरस्तु ने विधि को सद्गुण का पर्याय माना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स, जो कि इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, जिस प्रकार से हमने प्लेटो की द रिपब्लिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से आपने याद रखना है पॉलिटिक्स अरस्तु की प्रसिद्ध रचना है। तो इसमें कहा है, जब व्यक्ति विधि व न्याय से परिपूर्ण होता है तो वह सर्वोत्तम होता है, परंतु इससे अलग होने पर वह निकृष्ट बन जाता है। तो यह कथन अरस्तु के विषय में है, अरस्तु का है। नेक्स्ट, अरस्तु के अनुसार विधि अवैयक्तिक होती है क्योंकि विधि शासक व शासित दोनों पर समान रूप से लागू होती है। अगला है, शासक व शासित दोनों विधि के लिए समान है। और नेक्स्ट पॉइंट है, शासक विधि द्वारा शासन करते हैं, स्वेच्छाचारी द्वारा नहीं। शासन का आधार शासितों की सहमति है। तो ये भी फैक्ट्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट है नागरिकता, सिटीजनशिप। पहला पॉइंट है, अरस्तु के अनुसार वे व्यक्ति नागरिक हैं जो शासन कार्यों में भाग लेते हैं तथा अपना योगदान देते हैं। बारकर के अनुसार अरस्तु की नागरिकता की कल्पना राज्य में करदाता के रूप में न होकर शेयर होल्डर या अंशधारी के रूप में है। तो यह किसके अनुसार है? यह बारकर के अनुसार है यह स्टेटमेंट। अरस्तु ने नागरिकता का आशय सरकार के न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी से लिया है। नेक्स्ट है, आधुनिक नागरिकता का मूल आधार अधिकार है। यह जन्म से या किसी भूभाग में निवास करने से प्राप्त हो जाती है। अरस्तु के अनुसार निम्न लोगों के लिए नागरिकता नहीं होगी। तो अरस्तु के अनुसार किन किन लोगों के लिए नागरिकता नहीं होगी? इनमें ये निम्नवत शामिल है। पहला है महिलाएं, दूसरा है शिल्पी, तीसरा है बूढ़े एवं बच्चे, चौथा है दासों को, और फिफ्थ है विदेशी। ये अरस्तु के अनुसार ये जो नागरिकता निम्न लोगों के लिए नागरिकता नहीं होगी, यह स्टेटमेंट अरस्तु का है। नेक्स्ट है, अरस्तु का कहना है कि यह तो प्रकृति का नियम है कि वरिष्ठ कनिष्ठ पर शासन करेगा, यानी कि जो वरिष्ठ होगा वह कनिष्ठ पर शासन करेगा, यह प्रकृति का नियम है और यह कथन है अरस्तु के अनुसार। नेक्स्ट, अरस्तु की नागरिकता कर्तव्य पर आधारित है। तो अरस्तु की जो नागरिकता है वो कर्तव्य पर आधारित है। अरस्तु की नागरिकता की मान्यता का आधार नैतिकता का विकास है। ठीक है, तो इनके जो नागरिकता की मान्यता का आधार क्या है? नैतिकता का विकास। नेक्स्ट है, अरस्तु की नागरिकता जन्म या निवास के आधार पर प्राप्त नहीं होती है। तो यह कथन अरस्तु का है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, नागरिक के गुण।
जिसमें पहला पॉइंट है, अरस्तु के अनुसार नागरिकों का कोई एक सामान्य गुण नहीं होता, उनके गुण विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखेंगे उनके गुण विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा राज्य के विधान के अनुसार उनमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। नेक्स्ट है, एक अच्छे मनुष्य के गुणों का नागरिकों में होना या न होना आवश्यक नहीं है। तो ये सभी जो की फैक्ट्स हैं ये आपने याद रखने हैं। थोड़ा सा स्पीड में हम लोग करेंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी सिलेबस है, और जो ये पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, देखिए इनके अंतर्गत भी बहुत सारे जो अलग अलग जो हम लोग पॉइंट्स वाइज इनके देख रहे हैं, चाहे इनका विधि का शासन हो या फिर इनके गुणों की बात की जाए या फिर इनकी जो राजनीति को लेकर जो भी इनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, तो ये सब कुछ काफ़ी लेंथी वे में, तो थोड़ा सा हमें स्पीड में भी चलना है, तो आप लोग समझते रहिए। देखिए, एक अच्छे नागरिक में शासन करने तथा शासित होने की क्षमता होनी चाहिए, यह स्टेटमेंट मतलब कि नागरिकता के संबंध में, नागरिक के गुण के संबंध में ये अरस्तु के विचार। नेक्स्ट है, एक श्रेष्ठ मनुष्य के गुण। अब देखिए, अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठ मनुष्य के गुण संयम, साहस एवं न्याय आदि होते हैं। तो एक श्रेष्ठ मनुष्य के गुण क्या क्या होते हैं इनके अनुसार? संयम, साहस एवं न्याय। नेक्स्ट, एक श्रेष्ठ मनुष्य में शासक तथा नागरिक दोनों का गुण होना आवश्यक है। यह भी अरस्तु का स्टेटमेंट है मनुष्य के गुणों के अंतर्गत। नेक्स्ट, अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठ मनुष्य के गुण स्थिर एवं अपरिवर्तनशील होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संपत्ति पर विचार। तो अरस्तु के जो संपत्ति पर विचार है उसमें पहला पॉइंट है, व्यक्ति का मूल विकास नैतिकता में है। ठीक है, तो मूल विकास नैतिकता वाली बात कही है। नेक्स्ट है, नैतिकता आंतरिक होती है। ठीक है, ये आंतरिक होती है, लेकिन नैतिकता के विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां भी आवश्यक हैं। इन बाह्य परिस्थितियों में संपत्ति प्रमुख है। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे अरस्तु के अनुसार संपत्ति का अर्जन दो प्रकार से होता है, जिसमें कि पहला है प्राकृतिक तरीके से और दूसरा है शोषण की विधि से। तो संपत्ति का अर्जन दो प्रकार से अरस्तु के अनुसार, पहला प्राकृतिक तरीके से। अब इसमें अरस्तु के अनुसार मछली पालन करना, कृषि कार्य करना इत्यादि संपत्ति अर्जन करने के प्राकृतिक तरीके हैं। अब जो नेक्स्ट सेकंड तरीका है, सेकंड विधि है शोषण की विधि से, व्यापार और वाणिज्य से प्राप्त संपत्ति। लेकिन अरस्तु प्राकृतिक विधि द्वारा अर्जित संपत्ति को ही वैध मानते हैं। तो ये काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई किस विधि से वह किस वाली संपत्ति को वो वैध मानते, तो प्राकृतिक वाली संपत्ति। इसके बाद आगे है, अरस्तु के अनुसार संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का देश और काल में विस्तार है। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार संपत्ति पर स्वामित्व व्यक्ति की बजाय परिवार का होता है। ठीक है, तो परिवार का जो स्वामित्व है वो संपत्ति पर। अरस्तु संपत्ति का समर्थन तथा व्यापार और सूदखोरी की आलोचना करता है। अरस्तु ने संपत्ति वितरण के 3 तरीके बताए। ठीक है, जिसमें पहला है व्यक्तिगत संपत्ति और सामूहिक उपभोग। तो ये जो अरस्तु संपत्ति वितरण से संबंधित 3 जो तरीके हैं वो हैं। और सेकंड है सामूहिक संपत्ति और व्यक्तिगत उपभोग। नेक्स्ट है तीसरा सामूहिक संपत्ति और सामूहिक उपभोग। तो ये तीनों याद रखने हैं। ठीक है, जिसमें कि पहला व्यक्तिगत संपत्ति और सामूहिक उपभोग, सेकंड है सामूहिक संपत्ति और व्यक्तिगत उपभोग, सामूहिक संपत्ति और सामूहिक उपभोग। नेक्स्ट, अरस्तु प्रथम वितरण के तरीकों को सबसे अच्छा मानते हैं। तो ये पहला वाला है, यानी कि व्यक्तिगत संपत्ति और सामूहिक उपभोग। ठीक है, तो ये तरीका इन्होंने बेस्ट माना है, मतलब कि व्यक्तिगत संपत्ति और सामूहिक उपभोग को बेस्ट माना है। नेक्स्ट है क्रांति का विचार। अरस्तु ने शासन प्रणाली का विशद वर्णन करते हुए शासन प्रणालियों के परिवर्तन का भी उल्लेख किया है। अरस्तु के अनुसार शासन प्रणाली या संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है। ठीक है, तो क्रांति किसको बोला है कि शासन प्रणाली या संविधान में परिवर्तन को ही इन्होंने क्रांति बोला है। उदाहरण के लिए कुलीन तंत्र का गुटतंत्र, ठीक है, में परिवर्तन। इनके अनुसार क्रांति का मूल कारण विषमता या समानता की आकांक्षा। इनके अनुसार 2 प्रकार की समानता होती है, निरपेक्ष समानता और दूसरा अनुपातिक समानता। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अरस्तु के अनुसार क्रांति का मूल कारण
गरीब वर्गों में समान होने की आकांक्षा है तथा धनी वर्गों द्वारा विषमता बनाए रखना है, इसलिए क्रांति अमीर व गरीब दोनों वर्गों द्वारा होती है। अरस्तू के अनुसार क्रांति के इस मूल कारण के अतिरिक्त क्रांति के अन्य कारण भी होते हैं, जैसे शासकों की धृष्टता तथा लाभ की लालसा। सेकंड है सम्मान की लालसा, इसके अंतर्गत अयोग्य को सम्मानित व योग्य को अपमानित करना। थर्ड है शासन करने वाले व्यक्ति अयोग्य हों। फोर्थ है घृणा के कारण भी क्रांति होती है, क्योंकि धनी वर्ग में जनता शासकों से घृणा करती है। नेक्स्ट है समाज में गरीब व धनी वर्गों में असंतुलन ही क्रांति का मूल कारण है। और नेक्स्ट है राज्य के किसी एक अंग का आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली होना भी यह क्रांति के कारण में से एक। अब देखिए इन्होंने काफ़ी डीप एनालाइज करते हुए जो इनके विचार हैं वो काफ़ी अपने आपको देखने को मिलेंगे किस प्रकार से हैं राजनीति विचार में इनकी। तो इसमें विशेष शासन प्रणालियों में क्रांति के विशेष कारण इस प्रकार है, जैसे कि पहला, प्रजातंत्र में क्रांति तब होती है जब एक लोकप्रिय नेता आम जनता को धनी व्यक्तियों के विरुद्ध भड़काए व धनी व्यक्तियों के साथ अत्याचार हो। ठीक है, तो प्रजातंत्र में इस तरह की क्रांति होती है। नेक्स्ट है जब एक लोकप्रिय नेता समूची शक्तियों को स्वयं प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। अगला है धनिक तंत्र में क्रांति शासन तंत्र के आपसी झगड़े व गुटबंदी द्वारा होती है, इसमें जनता से अन्याय भी क्रांति का एक कारण है। नेक्स्ट है कुलीन तंत्र में क्रांति का मूल कारण शासन करने वाले व्यक्तियों की सीमित संख्या है। और अगला है राजतंत्र में क्रांति का मूल कारण शासक वर्गों का आपसी मतभेद, किसी जन आंदोलन नेता द्वारा शासन के विरुद्ध भावनाएं भड़काना एवं शासकों का आलसी हो जाना। इस प्रकार से राजतंत्र में यह क्रांति का एक मूल कारण है। अब देखिए क्रांति रोकने के उपाय भी इन्होंने बताए हैं, जिसमें कि अरस्तु के अनुसार क्रांति रोकने का सबसे उपयुक्त उपाय मध्यम वर्ग का शासन। ठीक है, नेक्स्ट है जनता में अपने कानून के पालन व उसके प्रति सम्मान की भावना हो, शासकों का जनता से व्यवहार अच्छा हो, समाज में विषमता का अभाव हो, कोई विषमता नहीं होनी चाहिए, एक व्यक्ति या वर्ग आवश्यकता से अधिक संपत्ति अर्जित न कर सके। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति किसी विशेष व्यक्ति द्वारा न हड़पी जाए, शिक्षा पद्धति ऐसी हो जिससे व्यक्तियों में सद्गुण का विकास हो। तो ये सभी क्रांति को रोकने के प्रमुख उपाय हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक न्यायपूर्ण समाज में क्रांति की भावना कम होती है। क्रांति का मूल कारण समाज में पाई जाने वाली विषमता है और क्रांति करने वाले लोग समानता की आशंका रखते हैं। समानता की आशंका धनी व गरीब वर्ग के लिए भिन्न होती है। अरस्तु ने सामान्य कारणों के अतिरिक्त क्रांति के विशिष्ट कारणों का भी उल्लेख किया है। अत्याचार तंत्र का निर्माण राजतंत्र की क्रांति के परिणाम स्वरूप होता है। तो यह काफ़ी यहाँ पर जो मेन उपाय है ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट है संविधान और शासन प्रणाली का वर्गीकरण। अरस्तु के अनुसार संविधान राज्य का रूप है। इनके अनुसार संविधान की निम्न विशेषताएं हैं, जिसमें कि पहला है विभागों का निर्धारण व बंटवारा। अब नेक्स्ट है सेकंड सर्वोच्च सत्ता के केंद्र का निर्धारण। थर्ड है राज्य के उद्देश्य का उल्लेख। अब देखिए नेक्स्ट सरकार का वर्गीकरण शासन कार्य में सम्मिलित लोगों की संख्या पर आधारित है। नेक्स्ट शासकों का उद्देश्य अर्थात शासक जनहित में या स्वहित में काम करते हैं के आधार पर अरस्तु का वर्गीकरण आधारित है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है शासन प्रणाली का वर्गीकरण। तो शासन प्रणाली का वर्गीकरण के अंतर्गत अरस्तु ने 6 प्रकार की शासन प्रणालियों का उल्लेख किया है। अरस्तु के अनुसार शासन प्रणाली के 2 रूप हैं। ठीक है, पहला है शासन प्रणाली का शुद्ध रूप और दूसरा है भ्रष्ट रूप। तो जो शुद्ध रूप के अंतर्गत राजतंत्र एक व्यक्ति का शासन, जिसमें कि सेकंड है कुलीन तंत्र कुछ लोगों का शासन, तीसरा है संवैधानिक शासन तंत्र यानी कि बहुमत का शासन। तो ये शासन प्रणाली का एक शुद्ध रूप 3 प्रकार से माना है इन्होंने। नेक्स्ट जो भ्रष्ट रूप है यानी कि फर्स्ट इसमें हो जाएगा निरंकुश तंत्र इसके अंतर्गत, सेकंड है गुणतंत्र यानी कि धनिक तंत्र और तीसरा लोकतंत्र। तो इसको शासन प्रणाली का भ्रष्ट रूप इन्होंने बताया है शासन प्रणाली के वर्गीकरण के अंतर्गत। नेक्स्ट है सर्वोत्तम व्यावहारिक शासन प्रणाली।
अरस्तु ने सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के लिए पॉलिटी शब्द का प्रयोग किया है। तो ये शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी शब्द का यूज किसने किया है शासन प्रणाली के लिए? तो अरस्तु ने किया है पॉलिटी शब्द का यूज। पॉलिटी में मध्यम सद्गुण पाया जाता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है पॉलिटी शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ रूप होगी, क्योंकि यह दो प्रकार की शासन प्रणालियों का मध्यम मार्ग होता है। अरस्तु के अनुसार पॉलिटी लोकतंत्र व गणतंत्र शासन प्रणाली का सम्मिलित रूप है। अरस्तु के अनुसार सबसे बेहतर शासन प्रणाली राजतंत्र है, क्योंकि इसमें सर्वोच्च सद्गुण पाया जाता है। पॉलिटी में संख्या एवं विवेक दोनों का समन्वय होता है। विवेकशील व्यक्ति भी शामिल हो, साथ ही संख्या बल हो, इन दोनों के मिश्रित रूप से पॉलिटी शासन प्रणाली का उदय होता है। सर्वोत्तम शासन प्रणाली में धनी लोगों के साथ गरीब लोग भी शामिल होंगे। इस प्रकार पॉलिटी अभिजात तंत्र और लोकतंत्र दोनों ही प्रकार की शासन प्रणालियों के बीच का मार्ग है। तो पॉलिटी इन्होंने ये बेस्ट बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है निरंकुश शासन प्रणाली शक्ति पर आधारित होती है। गणतंत्र संपत्ति पर आधारित होती है शासन प्रणाली, जबकि लोकतंत्र स्वतंत्रता पर आधारित शासन प्रणाली है। तो ये सब कुछ अरस्तु के विचार हैं। नेक्स्ट है जबकि वह सरकार अधिक प्रभावी तथा स्थायी होती है जो दीर्घकालिक हित में काम करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अरस्तु का न्याय सिद्धांत। तो अरस्तु का न्याय सिद्धांत देखेंगे। अरस्तु का न्याय समानुपातिक है। तो ये जो फैक्ट है ये याद रखना है। अब जो इसमें सेकंड है, अरस्तु ने न्याय को दो भागों में विभाजित किया है, जिसमें कि पहला है संपूर्ण न्याय और दूसरा है विशेष न्याय। तो अरस्तु के जो न्याय है वो दो भागों में विभाजित है भाई। संपूर्ण न्याय के अंतर्गत इस न्याय से आशय सामाजिक नैतिकता से है। अरस्तु ने संपूर्ण न्याय के लिए सात्विकता शब्द प्रयुक्त किया है। तो ये सात्विकता जो शब्द है किसने प्रयोग किया है, किस लिए प्रयोग किया है? संपूर्ण न्याय के संदर्भ में है और अरस्तु के द्वारा ये प्रयुक्त किया गया है। अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। ठीक है, विशेष न्याय। अब विशेष न्याय के अंतर्गत दो हैं, संशोधनात्मक न्याय है, दूसरा है वितरणात्मक न्याय। तो संशोधनात्मक न्याय के अंतर्गत विशेष न्याय में विधि के अनुसार कार्य नहीं करने पर राज्य द्वारा दंड दिया जाना, अर्थात व्यक्तियों के आचरण को सुधारने के लिए राज्य द्वारा दंड या शक्ति प्रयोग करना। अब इसमें सेकंड है वितरणात्मक न्याय। राज्य द्वारा व्यक्तियों में पद, सम्मान एवं पुरस्कार का वितरण करना। अरस्तु के अनुसार समाज में सेवाओं और पदों का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज के लिए किए गए योगदान से निर्धारित होगा। नेक्स्ट है समानता का सिद्धांत भी समानुपातिक है। ठीक है, तो इनका न्याय के संबंध में समानुपातिक वाली बात हुई है इसमें। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये की फैक्ट्स। नेक्स्ट है अरस्तु के अनुसार व्यक्ति का जिस अनुपात में भी योगदान हो उसी अनुपात में उसे पुरस्कार दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है इसे समानता अप्राकृतिक और अवांछित है। तो ये हमने देख लिया, अनुपातिक समानता के विचार का समर्थक है। नेक्स्ट है अरस्तु अंकगणितीय समानता के विचार का समर्थक है। मानवीय जीवन का मूल उद्देश्य प्रसन्नता प्राप्त करना है, जिसे यूनानी भाषा में यूडेमोनिया कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये शब्द भी। ठीक है, क्योंकि मूल उद्देश्य जो मानवीय जीवन का मूल उद्देश्य है प्रसन्नता प्राप्त करना। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे, यूडेमोनिया। सेकंड नेक्स्ट है व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। यूनानी भाषा में इसका अर्थ है जून पॉलिटिकन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूनानी भाषा में। यूनानी युग में सभी लोग साथ बैठते थे, जिसे एक्लेसिया कहा जाता है। यह विधायिका की भांति कार्य करती है। तो ये एक्लेसिया भी आपने देखना है, इसका मतलब है यूनानी युग में सभी लोग साथ बैठते थे, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट है अरस्तु के प्रमुख ग्रंथ, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहीं से क्वेश्चनिंग होने की संभावना रहती है। देखिए इसमें जो पहला है तो काफ़ी सबसे प्रसिद्ध है पॉलिटिक्स। ठीक है, अरस्तु का प्रमुख ग्रंथ में से एक है। नेक्स्ट है इनका ऑन द सोल एंड ऑन मेमोरी एंड रिकलेक्शन। ठीक है, तो ये भी अरस्तु की जो प्रमुख ग्रंथों में से एक है। नेक्स्ट है इनका एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन, एथिक्स, वर्चुस एंड वाइसेस। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनका। नेक्स्ट है मेटाफिजिक्स 10 to 14। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद है निकोमेक एथिक्स
द कैटेगरीज टॉपिक्स, द प्रियर एनालिटिक्स और पोस्चरर एनालिटिक्स, द एट्रिक और पोएटिक्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही अरस्तु जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, इन ये टॉपिक भी यहीं पर इस वीडियो के साथ समाप्त होता है। और इसके बाद हम लोग नई वीडियो में आएंगे और इसके बाद जो भी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं उनसे रिलेटेड ये कंप्लीट कर होगा इसमें हमारा। तो फ्रेंड्स आपको कंटेंट कैसा लगा लाइक ज़रूर करें, पसंद आए तो। उसके बाद जो हमारा न्यू व्यूअर्स जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।